राजीव जी, मैं ममता बनर्जी के बारे में बोलने से पहले मैं थोड़ा सा दूसरा कुछ बोलना चाहूंगा। जो मेरा अनुभव है और मेरा जो सोर्सेस है इनसाइड बीजेपी जो बोल रहा है, देखिए हम लोग शायद, मैं बोलूंगा हम लोग शायद अभी भी कांग्रेस को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने जो रिजल्ट दिया है उसको हम लोगों को दिमाग में रखना चाहिए। हम लोग, आई मीन, दो आई एम सिटिंग इन बंगाल एंड ममता बनर्जी इज ट्राइंग टू, आई मीन, टेक पीपल अवे फ्रॉम कांग्रेस। मैं ये बोलना चाहूंगा जे शायद अगला 6 महीने में हम लोग देखेंगे कांग्रेस और मजबूत की जाएगी, जगह में जाएंगे। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है ये बीजेपी भी मानता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा में कांग्रेस शायद बीजेपी को शिकंज मारेगी, मेरा जितना इंफॉर्मेशन है। और देखिए हम लोग राहुल गांधी के बारे में भी गाली दिया, जितना भी कुछ बोला, राहुल गांधी अकेला वो बंदा है जो दोनों बात बोले थे। एक, ये मोदी गवर्नमेंट को ये जो एग्रीकल्चरल तीनों लॉ है इसको रिपील करना पड़ेगा, और चाइना इंडिया के अंदर घुस गया है। ये दोनों बात ही आज हम लोगों को, सारे लोगों को सच बनना पड़ा। अभी अगर ममता जी के बारे में आप बात आगे बढ़ाएंगे तो ये बहुत सोचने की बात है कि क्यों, आई मीन, ममता जी ऐसे कर रहे हैं। देखिए एक बात हो सकता है कि जो वो कांग्रेस के साथ एक बार्गेनिंग स्ट्रेटेजी तैयार कर रहा है, लेकिन ये सच, ये आप सब लोगों को मालूम है, अशोक तंवर अकेले टीएमसी में आने से हरियाणा में वो कुछ नहीं कर सकते हैं। हरियाणा में हुडा से, आई मीन, डिस्काउंटेंट थे, इसलिए कांग्रेस छोड़ के टीएमसी आर्मी आ गया। कीर्ति आजाद किसी भी इलेक्शन में जीत नहीं सकता है बिहार से। तो अगर इशू ये है तो ममता जी ये क्यों कर रहा है, ये बहुत बड़ा बात है। और मैं एक बात, आई मीन, ये कांग्रेस के सब लोग को भी मालूम है। आपने जो प्रशांत किशोर के बारे में बोला है, ये खबर भी है जो प्रशांत किशोर फिर से कांग्रेस के साथ, आई मीन, जो डायलॉग है वो या नेगोशिएशन आप बोलिए, वो करने की कोशिश कर रहा है। देखिए बात यह है कि जो लोग बीजेपी के खिलाफ वोट देना चाहते हैं, मेरे को जितना मालूम है वो जहां पे भी जिसको भी देखेंगे वो बीजेपी को खिलाफ वोट देंगे। लेकिन आपने जो बात बोला है, आपका हिंट बहुत सीधा है। वाईसी जैसे कोई एक्चुअली शुड नॉट हेल्प बीजेपी, वो कोई भी पार्टी हो, वो टीएमसी भी हो, उसको हेल्प नहीं करना चाहिए। देखिए गोवा में ऐसे टीएमसी कुछ जम नहीं पाया, क्योंकि उसके साथ गोवा फॉरवर्ड पार्टी और जो दूसरा पार्टी है उन लोगों का कुछ अलायंस नहीं हुआ। गोवा में अभी टीएमसी का जो, आई मीन, जो आमने सामने लड़ाई है वो बेसिकली आपके साथ है। सबको मालूम है गोवा में जो आरएसएस का पुराना लीडर थे वो आपके साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि उसके साथ, आई मीन, गोवा बीजेपी का बन नहीं रहा है। तो ये जो आरएसएस का, आई मीन, एक डिफरेंट कैमोफ्लेज पार्टी इन गोवा राइट नाउ आप है, उसके साथ, आई मीन, टीएमसी का एक लड़ाई है। लेकिन मेरे ख्याल से अभी भी गोवा में कांग्रेस बहुत आगे है। अगर जो टीएमसी के लीडर ऑफ रिकॉर्ड बोलते हैं गोवा में हम लोगों ने गया है इसलिए कि गोवा में हम 4% का वोट मिल जाएगा तो हम लोग नेशनल पार्टी बन जाएंगे, मेरे ख्याल से ये, आई मीन, कुछ ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं है। तो टीएमसी क्यों ये कर रहा है, ये टीएमसी को क्लियर करना पड़ेगा। क्योंकि मैं पिछले भी बहुत बार आपके प्रोग्राम में ये बोला हूं, जे अगर इंडिया में 543 लोकसभा सीट है तो उनमें से कम 240 सीट ये है जहां पे कांग्रेस के साथ सीधा बीजेपी का टक्कर है। तो आप कांग्रेस को वीक करके कभी भी, आई मीन, कोई नॉन बीजेपी गवर्नमेंट बना नहीं सकते। देखिए ममता बनर्जी के गवर्नमेंट के अंदर भी बहुत सारे क्राइसिस है, बहुत सारे लोग ममता बनर्जी के पार्टी में आ रहा है। मैं कुछ ही देर पहले एक डिबेट में था जहां पे कीर्ति आजाद, जो आज ही टीएमसी ने ज्वाइन किया, वहां पे था। कीर्ति आजाद जो डिबेट में 3 बार बोला कि मैं सोनिया गांधी का आभारी हूं, मैं प्रियंका गांधी का आभारी हूं, मैं राहुल गांधी का आभारी हूं, लेकिन मेरे को काम करने के लिए टीएमसी में जाना पड़ा। ये कितने दूर तक सच है वो मेरे को मैं बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि वहां पे कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन ने सीधा कीर्ति आजाद के ऊपर आरोप लगाया जो आपने झारखंड में जाके एक सीट को खराब किया। देखिए कीर्ति आजाद या अशोक तंवर को मैं बहुत दिन से पहचानता हूं,
क्योंकि वो यूथ कांग्रेस करता था। ये कोई ऐसा खास लीडर नहीं है, ये सबको मालूम है। फिर ममता जी इन लोगों को क्यों ले रहा है? जो कांग्रेस का कहने वाला है क्योंकि ममता जी के पास राज्यसभा का सीट है, इसीलिए G20 का कपिल सिब्बल भी ममता जी के साथ टच में है, और दूसरे लीडर भी सोच रहा है कि यहाँ पे जाके राज्यसभा मिल सकता है। ऐसे फेलेरो और सुष्मिता देव को मिला भी है। लेकिन मैं फिर से रिपीट करता हूं, पॉलिटिक्स इज ऑलवेज चेंजिंग। 6 महीने पहले यह बात था कि बीजेपी को यह लग रहा था जो बंगाल जीतेगा, दे आर द जुगानर्स, जिसको कोई नहीं रोक सकता है। 5 महीने बाद ऐसे हो सकता है जो कांग्रेस ओ पावर बन जाए जिसको रोकने के लिए बहुत मुश्किल पड़ेगा बीजेपी को। सो पॉलिटिक्स इज ऑलवेज चेंजिंग एंड ये फार्म लॉ विथड्रॉ करने के बाद मेरे ख्याल से राहुल गांधी और स्ट्रॉन्ग और सामने आएंगे। देखिए, राहुल गांधी के साथ ममता बनर्जी का एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम हम लोगों सबको मालूम है। राहुल गांधी इज नेचुरली मोर कंफर्टेबल विद द लेफ्ट और सीपीएम। उनके साथ ममता बनर्जी का बनता नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो सकता है जो कांग्रेस और टीएमसी अपने बीच लड़े और भाजपा निकल जाए, ये नहीं होना चाहिए। राजीव जी, मैं कुछ पुराना चीज बोलना चाहूंगा जो पुष्परंजन जी ने बोला, आपने बोला, मैं थोड़ा सा उसके ऊपर मेरा कुछ स्टेटमेंट देना चाहूंगा। एक पवन वर्मा, अचानक से उन्होंने एक किताब लिख दिया जो हम लोग नेहरू को हाईलाइट करने के लिए हिंदू हमारे हेरिटेज थे वो भूल गए थे। पवन वर्मा को अचानक से ये सोच कहां से आ गया, ये सिर्फ पवन वर्मा बता सकते हैं। और अगर आप जाके बैठे हैं तो आप देखेंगे वो वाजपेयी जी के आसपास भी घूमते रहते थे, वो वाजपेयी जी के लिए भी कुछ गीत ऐसे कुछ बना। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिए जब जावेद अख्तर एक बहुत सेकुलर और लेफ्ट लीडर है, जहां पे थोड़ा सा जेट एयरवेज का डायरेक्टरशिप मिलने का चांस रहते हैं वो वहां पे चला जाता। ये पुराना आदत है जावेद अख्तर। और मैं जो बोलना चाहूंगा, जो यूपी के इलेक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो मोदी जी का टाइमिंग थोड़ा सा गलत चल रहा है। मोदी जी, आप अगर देखेंगे, मेरे को जितना मालूम है बीजेपी का इंटरनल असेसमेंट है जो वेस्टर्न यूपी में वो बहुत खराब करेंगे, इसीलिए उनका सारा ताकत वो ईस्टर्न यूपी में लगा रहे हैं। इसीलिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में अचानक से एक एयर सर्कस हो गया। सॉरी, दैट वाज एक्चुअली एयर डिफेंस शो, लेकिन मेरे को सर्कस लग रहा था। क्यों सर्कस लग रहा था? ऐसे लग रहा था जो पूर्वांचल के रास्ते में खड़ा होके मोदी जी शी जिनपिंग को चैलेंज करेंगे, लेकिन उसी दिन क्या हाल हुआ, शी जिनपिंग ने जो बाइडेन से बात कर लिया, तो अमेरिका भी आपके साथ नहीं रहा। जो मोदी जी वहां पे जाके बोला था आपकी बात ट्रंप सरकार, वो चला गया, तो मोदी जी के साथ अमेरिका नहीं रहा। तो पहले मोदी जी का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में जो अपना 56 इंच का छाती दिखा रहा था, वो पूरा स्क्रिप्ट पूरा फ्लॉप हो गया। सारे लोग बोलते हैं जो फार्मर्स लॉ को क्यों उन्होंने वापस लिया। मैं बोलता हूं इसलिए वापस लिया क्योंकि मोदी जी 2024 के बाद रामदेव का जो आश्रम है उसके बाद जो अपना आश्रम लगाने वाले हैं, वहां पे जाके फार्मर्स लोग हंगामा मत मचाए, क्योंकि अमित शाह तो जेल में ही रहेंगे, उसके लिए कोई बात नहीं है। आप अगर देखेंगे जिस दिन फार्मर्स लॉ रिपील हुआ था, जो उनके बड़े लीडर है राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी कुछ भी स्टेटमेंट नहीं किया। आपको अगर याद होगा तो राजनाथ सिंह पहले बोले थे जो फार्मर्स लोगों के साथ कोई नाइंसाफी होना नहीं चाहिए। तो आप देखेंगे अमित शाह जी अचानक से उस दिन बोला ये बहुत बड़ा स्टेट्समैन वाला काम मोदी जी ने किया। तो जिस दिन फार्मर्स लॉ आया था तो उस दिन क्या स्टेट्समैन वाला काम नहीं था? ये लोग क्या बोलते हैं 2 साल पहले और 2 साल बाद आके क्या कहते हैं, ये सारे लोग भूल जाते हैं। मैं इसीलिए बोल रहा हूं जो राहुल गांधी वो शख्स है, वो बंदा है जो हर वक्त बीजेपी को याद कराते हैं जो आपने क्या बोला था और आज क्या हो रहा है, आपने क्या बोला था आज क्या हो रहा है। आपने जो बात छेड़ा राजीव जी, अगर हम लोग इमरजेंसी हमारा जो मिलिट्री इंटेलिजेंस मिलिट्री इमरजेंसी का अगर जो रिजर्व है वो अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप तो ये मान लीजिए जो हम लोग चाइना या पाकिस्तान से अगला 6 महीने कोई जंग नहीं लड़ने जा रहे हैं। हमारा 56 इंच का छाती अभी सिर्फ उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ही रहेगा। ठीक है,
लेकिन ये मैं थोड़ा सा याद दिला दूं। जब धर्मेंद्र प्रधान जी को पास पहले बार गया था, जो आप क्यों पेट्रोल या डीजल का प्राइस नीचे नहीं है, तो उन्होंने देखा गया था कि सऊदी अरब ने प्रोडक्शन नीचे कर दिया। उसी वक्त सऊदी अरब तो पेट्रोलियम था, वो खुले आम एक स्टेटमेंट दिया था, ये इंडिया के पास जो रिजर्व है अगर यह निकाल देगा तो इंडिया का पेट्रोल डीजल प्राइस 20 रुपए से नीचे जा सकता है। उस वक्त धर्मेंद्र प्रधान जी को यह याद नहीं था, क्योंकि उस वक्त उन लोगों को दिखाना था जो सारे मुसलमान देश हमारे खिलाफ है। अभी तो मुसलमान देश के खिलाफ एक बात भी अमित शाह जी बोलते नहीं है, क्योंकि उसका बेटा खुद चला गया पाकिस्तान से खेलने के लिए, डैडी डैडी मेरे को एक मैच चाहिए, मेरे को पाकिस्तान से खेलना है, नहीं तो मेरा क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पास पैसा नहीं आएगा। तो अमित शाह जी अभी पाकिस्तान के बारे में कुछ भी बोलता नहीं है, वो सिर्फ योगी आदित्यनाथ बीच बीच में बोलता रहता है, क्योंकि उसके पास भी कुछ काम नहीं है ऐसे, उसको यूपी बचाना है। वेस्टर्न यूपी तो पूरा फार्मर्स लोग लेके चले गए, तो ईस्टर्न यूपी में अगर वो पाकिस्तान पाकिस्तान कुछ बोलते रहे वो तो कुछ थोड़ा सा चलता रहेगा। देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, हम लोग जो देख रहे हैं वो सिर्फ एक शुरुआत है। हमें अभी तक पता नहीं है, मैं बहुत ट्रैवल करता हूं इसलिए मैं इतना जोर से बोलता हूं, लोग कितना बीजेपी से नाराज है। और मैं फिर से रिपीट करता हूं, कांग्रेस वो नेशनल पार्टी है जो बीजेपी के साथ सारे जगह पे आमने सामने टक्कर देगा। एक अशोक तनवार, वो कितना बड़ा लीडर है हरियाणा के, सबको मालूम है। कीर्ति आजाद, शायद हो सकता है कीर्ति आजाद आके हमारा सीएबी का प्रेसिडेंट बन जाए, क्योंकि क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बन सकता है, ठीक है। वहां पे ऐसे भी एक बीजेपी का बंदे बैठा है, पुराना डालमिया का बेटा जो बीजेपी में चला गया था, तो वो यहाँ पे आके वो कर सकता है। लेकिन कीर्ति आजाद और अशोक तनवार कितना मास लीडर है और अपने मोहल्ले में भी कितना वोट ले सकता है, सबको मालूम है। तो मैं बोलना चाहता हूं, अगर देश के लोग ये ठान लेता है जो हमको बीजेपी के हटाना है, तो मोदी जी तो रामदेव के आश्रम के पीछे जाएंगी, लेकिन लोग किसको वोट देंगे? लोग कांग्रेस को चूज करेंगे। और हम लोग शायद, आई रिपीट, मैं बंगाल में बैठ के ये बोल रहा हूं, हम लोग शायद कांग्रेस को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं।